Just a second, just a second. Yeah, approximately. Okay. Please understand. Yeah. Sample size less than 30. Unknown variance. Okay. To find out confidence interval, you use t distribution. But in some cases, when you have unknown variance, sample size is bigger, more than 30, for example, but the central limit theorem clearly says that you are approximately normal. That means Okay. आपका distribution approximately normal distribution के जैसा ही है, तो you can use t distribution. ये clause एक important है, approximately normal. Only a central limit theorem बोलता है. Okay. बोलता वैसा. ठीक है सर. समझ में आया, but how maybe. Okay. सर वो एप्लीकेशन अपने को नेक्स्ट चैप्टर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तभी आएगा, अभी नहीं आएगा. ठीक है, ठीक है. बस इतना समझना है कि Approximately नॉर्मल normal. डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बताता हूं सर, मैं आपको अब मैं क्लैरिटी देता हूं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड फॉर बिग सैंपल्स ओनली. Yeah. व्हेन यू हैव, सर मैं आपको समझा रहा हूं, नॉर्मल जब आपका सैंपल Yeah. साइज बड़ा बड़ा रहेगा तो होता नॉर्मल है डिस्ट्रीब्यूशन, normal टी obviously. डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता. छोटा Yeah. सैंपल साइज के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन दोनों भी केसेस में अननोन वेरिएंस कभी भी रहेगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन. T distribution. ठीक है. बट अगर आपका अननोन वेरिएंस भी है, सैंपल साइज बड़ा है, और वो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा ही है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी यूज कर सकते हैं. बस उतना ही फर्क है. ठीक है. Okay. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है सर, अननोन वेरिएंस. Yeah, दोनों केस में सैंपल अननोन साइज बड़ा वेरिएंस है. रहने दो, सैंपल साइज छोटा रहने दो, सैंपल साइज छोटा Respect of रहने दो, server. स्मॉल स्मॉल, या सैंपल साइज बड़ा रहने दो, दोनों भी केसेस में अननोन वेरिएंस तो है ही ना सर, दैट इज कॉमन ना. Yes, yes. यहां पर मेरा सैंपल साइज स्मॉल है, यहां मेरा सैंपल साइज बिग है, यहां मेरा अननोन वेरिएंस है, यहां भी मेरा Unknown अननोन variant. वेरिएंस है. इधर तो मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकता हूं, इधर मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकता हूं. क्या कर सकता हूं? जब मेरे को सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलेगा कि It is अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल approximately a डिस्ट्रीब्यूशन normal के जैसा ही है distribution आपका. ही है. Okay. सर एक सेकंड, ठीक मैं है. फोन लेके आ रहा हूं सर, मेरा फोन क्या चार्जिंग पे रखा. जब तक आप रीड ठीक करिए, खत्म, अभी 1-2 मिनट में खत्म कर. ठीक है. ठीक. ये देखने को छोटे चैप्टर दिखते हैं सर, बहुत रहता कॉन्सेप्ट्स इसमें. हाँ, बहुत है. अभी ये होने के बाद मेरे को सेंट्रल लिमिट थ्योरम थोड़ा वैसा दिख रहा है. I mean to say, it is almost same. But उधर भी ये sample size more than 30. But your main square. कौन सा Central limit theorem. सेंट्रल लिमिट थ्योरम का सैंपल से क्या मतलब है सर? नहीं. Sufficiently large properties पे देखे तो. हाँ, क्या है प्रॉपर्टीज? The sample size is indeed sufficiently large when n greater than 30. हाँ, तो इट विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना. It will be more towards the normal. It is nothing but Normal. it is going towards normal distribution. Each of the certain samples is own. Yeah. Yes. That's it. बड़ा सैंपल साइज बोलता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटा है बोले तो टी डिस्ट्रीब्यूशन. बड़ा सैंपल साइज है, अननोन वेरिएंस है, और वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल से इक्वल हो रहा है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं, वो स्पेशल केस में. ठीक. मतलब अननोन वेरिएंस इज द की फैक्टर सर यार, वो तो एक बार याद रख लीजिए बस. अननोन वेरिएंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है. मैं फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूं सर, सैंपल साइज आपका स्मॉल, Less than 30 unknown variance. Here more than 30 unknown variance सैंपल and साइज आपका also मोर देन 30, यहाँ पर भी अननोन वेरिएंस, यहाँ unknown पर भी variance. अननोन वेरिएंस, यहाँ पर आपका जो है डेफिनेटली टी डिस्ट्रीब्यूशन टू Up. फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से
आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल हो रहा है, तो वी कैन यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट केस, स्पेशल केस। ठीक है, ठीक। अब इसका एक सिचुएशन निकालना बोले तो वो सिचुएशन हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आएगा, अभी नहीं ठीक है, मिलेगा। ठीक है, विल डिस्कस ये पॉइंट याद करके डिस्कस करके, नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा जो लाइक व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है सर, ये एक समझा दिए तो आपका हो जाता पूरा। ठीक। आज खत्म करेंगे बोल के देखे तो व्हाट इज दिस Dueling डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? degree of So freedom. degrees of freedom are used to define the number of independent quantities that can be assigned to a statistical distribution. मैं पहले definition लिख देता हूँ. The diff So degrees of freedom are used to define the number of independent quantities that can be assigned to a statistical distribution. कितने free quantities आपके पास है जो आप एक sample एक एक statistical distribution में use कर सकते हैं. Okay? हम एक example देखेंगे definitely. मैं नोट्स बना के रखा था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अंडरस्टैंड करना आपको। ठीक, ठीक। तो क्या बोला सर मैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब ओपन स्पेस के जैसा ही रहता है ये। आर यूज टू डिफाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो आपके पास इजीली अवेलेबल है, दैट कैन बी असाइन टू ए डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल विद सैंपल मीन। सो फॉर ए मोमेंट सपोज दैट हमारे पास मीन पता है, मीन हमारा 25 है। एक डेटा का मीन हमको मालूम है। ओके, सो वी नो द मीन ऑफ ए डेटा, और हमारे पास जो वैल्यूज है ये एक सेट में वो है 20, 10 और 50, और इसमें हमारे पास एक अननोन नंबर भी है। ओके। तो अननोन नंबर को हम क्या ले सकते हैं? अब हमको मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? 43/3। ओके, ओके, एक्स क्या है हमारा? अननोन नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर मिसिंग नंबर एक्स कोई भी फाइंड कर सकता। क्या आएगा सर मिसिंग नंबर, बताइए। 1 मिनट। 80 + x = 120। अब हम क्या करेंगे, ये सिनेरियो को थोड़ा ऑल्टर करेंगे। सपोज हमको मीन मालूम है डेटा सेट का, फिर से 25 है। अब की बार हमारे पास जो वैल्यूज है वो 20 और 10 ही है, और अननोन वैल्यूज हमारे पास 2 है। ओके,
2 numbers है क्या? Okay. हाँ 2 नंबर है, अभी दो ही वैल्यू ले रहे हैं सर सेट में। Okay. तो अब हम क्या करेंगे, हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे इसके लिए, एक्स और वाई लेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसका आंसर, 20 प्लस 10 प्लस प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 25, करेक्ट? Yeah. वही करेंगे ना सर, 20 प्लस 10 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 इज Yeah. इक्वल टू 25, करेक्ट? Yes. 70x plus y 70. हाँ, अब Okay. अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए गए तो क्या कर सकते हैं? सो 20 प्लस 10 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 25। तो y हमारा क्या आता सर? y equal to 50 आ जाता. x. Okay. 70 minus x, so that's x subtract कर it. ओके, सो फॉर्मूला ये फॉर्म में हम लगा दिए वन। तो इसमें क्या बता रहे हैं हम, वंस वी चूज वैल्यू फॉर x, द वैल्यू फॉर y कैन बी कंप्लीटली डिटरमाइंड, करेक्ट? Yeah. ये y इज इक्वल टू 70 माइनस एक्स आपका एक फॉर्मूला है। अब अगर आपके पास Yes. x का वैल्यू है तो आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, करेक्ट और रॉन्ग? Yes. Yes. तो यहाँ पर कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है सर? Degree of freedom. ऐसा मैं क्या बोला डेफिनेशन आपको? How many quantities? Number of quantities that can be assigned to statistical distribution. हाँ, तो यहाँ पर हम लोग इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिग्री दिस, मतलब अभी जैसे मैं एक पॉइंट रीड करता हूँ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर यूज्ड टू डिफाइन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज दैट कैन बी असाइन्ड टू स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस नंबर, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, typically refers to a positive whole number that indicates the lack of restrictions on a person's ability to calculate missing factors from statistical problems. So degrees of freedom act as variables in final calculation of statistic, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। तो अभी हमारे पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर यहाँ पर? 1 degree of freedom. हाँ, मतलब हमको अगर y का वैल्यू चाहिए तो हमारे को x का वैल्यू होना पड़ेगा। Okay. Okay. So degrees of freedom act as variables in the final calculation of a statistic and are used to determine the outcome of different scenarios in a system. आपका y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू कुछ भी लेने से। So degrees of freedom define the number of dimensions in a domain that is needed to determine the full vector। यानी आप इसको कितने वेज में फाइंड कर सकते हैं? अभी x को लेके y को फाइंड कर सकते हैं, तो कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 1 degree of freedom. That's it. Okay. So now अभी हम लोग और एक देखते हैं सर। Now we look at sample size of 100. Suppose हमारे पास 100 samples है। So अभी we know that the mean of this sample data is 20, for example. सर फिर से एक बार एग्जांपल बता रहा हूँ प्रूव करने के लिए। Okay. हमारा सैंपल साइज क्या है? 20. 100 है। 100. Okay. Mean 20. Fine. But we know that the values of any of the data, then there are 99 degrees of freedom. क्यों? All values must add up to a total okay? तो अगर हमारे पास 99, once we have the values of 99 elements in the data set, then last one has been determined. मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब यही है सर कि आपके पास कितने अवेलेबल चांसेस है जिससे आप एक गिवन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर अपने एग्जांपल में कितने वेज में फाइंड कर सकते हैं? एक ही वे पे ना, odd is given by we are having x value. That's it. Okay. So degrees of freedom, अभी अगर हम लोग और एक एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Okay. तो अभी मैं आपको क्या बोला कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एन एस्टिमेट, यानी सपोज आपको मीन फाइंड करना, आपका मीन फाइंड करना है, ठीक है ना? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एन एस्टिमेट is the number of independent pieces of information that went into calculating the estimate। यानी कितने, अभी यहाँ पर कितना आपको, अभी यहाँ पर आप यहाँ तक फाइंड कर लिए सर, ठीक है ना? अभी Okay. आपको यहाँ तक
आपका वैल्यू आ गया। अब आपको कितना इसमें कौन सा वैल्यू चाहिए ये फाइंड करने के लिए? x चाहिए, तो कितना? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट मीन्स यू ओनली हैव वन वैल्यू टू फाइंड आउट दिस वन। ठीक है, ओके तो वही है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे अभी एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फाइनल एग्जांपल सेम ऐसे रहेगा वो भी। ओके लेट्स टेक, अगर आपके सामने एक सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, उसका एवरेज 10 है। सो पिक ए सेट ऑफ नंबर्स दैट हैव ए मीन और एवरेज ऑफ 10, x बार 10 है। ओके तो सम सेट ऑफ नंबर्स आप पिक कर रहे वो है आपका 9, 10, 11 या 8, 10, 12 या 5, 10, 15। ओके, आप फर्स्ट 3 नंबर्स ले लिए। वंस यू हैव चोजन द फर्स्ट 2 नंबर, सपोज फर्स्ट 2 ले लिया आप, सॉरी कितना ले लिए? फर्स्ट 2। So once you have chosen the first 2 numbers in the set, थर्ड वाला क्या है सर? फिक्स्ड है, कोई ना कोई नंबर है ना। ओके सो अगर आप 2 नंबर्स ले लिए बोले तो you can't choose the third item in the set. Only the numbers that are free to vary are first 2. मतलब इनको आप फ्रीली पिकअप कर सकते। You can pick 9 plus 10 और 5 plus 15। ठीक है सर, बट वंस यू हैव मेड दैट डिसीजन यू मस्ट चूज अ पर्टिकुलर नंबर दैट विल गिव यू द मीन यू आर लुकिंग फॉर। ओके मतलब अभी अगर आपको 10 का मीन चाहिए तो क्या करेंगे आप? इधर पर मीन कैसे फाइंड करेंगे? 9 plus 10 10 plus 9 by 2 क्या आ रहा आपको? by 2 9.5। तो वो आपको नियरली 10 ही आ रहा ना सर। ओके अभी 9 प्लस 10 प्लस 11 बाई वो करने से 19 बाई 3 करेक्ट आ रहा हमारे को। 33 by 10 एग्जैक्ट आ रहा। हाँ, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब हम लोग तो जो भी देखते हैं एक अवेलेबल वैल्यूज, जो फ्रीली अवेलेबल वैल्यूज आपको है वही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। जैसे हमारे एग्जांपल में हम लोग अभी क्या फाइंड किए सर? अपने एग्जांपल में हम अगर लाइक y का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो हमारे पास कितने वेज है? ओनली वन या वन वे है, बस वही अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है सर। ओके वो तो एग्जांपल लाइक आई अंडरस्टूड व्हेन अननोन वेरिएबल्स आर 2 or 1 we can derive one value by substituting that one, that is fine। अभी एक और एग्जांपल देख रहा हूँ सर मैं, मिलता है तो आपको बताता हूँ। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक सेकेंड। ये चैप्टर छोटा दिख रहा है बहुत है इस पे। हाँ इसमें अभी ठीक एक सेकेंड सर, एक और एग्जांपल मिला। ओके ओके ठीक है सर, मिल गया। सपोज ये भी वैसे ही एग्जांपल है, ये भी वैसे ही बता रहा। सपोज आपका एक एग्जांपल, ओके, आपका जो सेट एक्स है उसमें 15, 30, 25 और 10 है। ओके, इसका एवरेज क्या आता? 45 50 70 80 by 4 या 20 आता। अच्छा, मतलब अगर आप ये 4 मतलब इसमें आप 3 वैल्यूज को इजीली यूज कर सकते। एक वैल्यू फिक्स रहता आपका कभी भी। मतलब सर come अभी again इसमें कोई भी एक वैल्यू फिक्स रहना, बाकी के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप उसको चेंज कर करके आप ये 20 कितने बार भी फाइंड कर सकते हैं। ओके एक तो कंपलसरी लेना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा, सो द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज, ये फॉर्मूला भी n-1 रहता। ठीक है ना, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका क्या है? 4-1। या सो इसका मतलब ये है कि इन दिस डेटा सेट 3 नंबर्स हैव द फ्रीडम टू वेरी एज लॉन्ग एज द मीन रिमेन्स 20। यानी आप 3 नंबर्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है n-1। यानी आपका जो भी वैल्यूज आपके पास है उसमें से एक वैल्यू आपको फिक्स रखना है।
बाकी के वैल्यू आप वेरी कर सकते हैं, यानी फ्रीली अवेलेबल है आपके पास। आप उसको चेंज करके दूसरे दूसरे वैल्यूज लाके जो कॉम्बिनेशन से आपको 20 मिल सकता है 20 फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा सर? Yeah. क्या Like है constant, फिर से like बोलिए। like when you are given a set of 4 numbers, या degree of freedom is 3. That is हाँ, nothing but we can use any 3 of these numbers by keeping one number as constant. कांस्टेंट, दैट्स इट, उतना ही है सर। एक बार इसमें मतलब कैसे आपके शफल पास कर सकते? फ्रीली अवेलेबल नंबर्स आपके पास 3 है, एक नंबर कभी भी फिक्स रहेगा। अगर वही आपके पास 100 नंबर्स हैं तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज -99. तो 99 आपका एक नंबर फिक्स रहेगा। 99 नंबर्स आप कैसा भी कॉम्बिनेशन में आप या चेंज करके भी यूज कर सकते हैं। Okay, in this example 15, 30, 25, 10. For example, take 15 as a constant number. हाँ 15 plus 30 plus 25 कितना हाँ, होता है? 30, 40 plus 70 by 3. 70 by 3 2 नहीं point. सर, आप एक नंबर को फिक्स रखिए, कोई भी एक नंबर को, और मीन आपका 20 आना चाहिए। अभी हमारे एग्जांपल में क्या था, अगर आपको y का वैल्यू फाइंड करना है तो आपके पास कोई x का कोई वैल्यू चाहिए, कोई भी एक वैल्यू। x का वैल्यू क्या है सर आपका? 20 है। तो y का वैल्यू क्या होता है आपका? 50. इसका मीन फाइंड करिए सर। कितना आ रहा? 100 by 4. कितना आ रहा? 25. तो ये y के केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था सर? ओके, डिग्री ऑफ करेक्ट। फ्रीडम 1. आपका मीन हाँ, वही रहना चाहिए, मीन चेंज नहीं होना। ओके. तो आपके पास 4 वैल्यूज है, तो 4 में से एक आपको फिक्स रख लेंगे तो 3 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 वैल्यूज है, एक फिक्स रख लेंगे तो 2 आपका डिग्री, मतलब 3 नंबर्स कैन वेरी, 2 नंबर्स कैन वेरी। हियर ओनली हाउ मेनी नंबर्स कैन वेरी? 1. दैट्स इट, ओनली x। ओके, गो टू दैट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हम अभी तक डिस्कस किए थे ना, 4 सेट ऑफ नंबर्स. ओके, यस, हियर सो वी आर। इधर एक बार आप कोई भी, मतलब इसमें क्या है, आप एक 10 को फिक्स रख लो ना, बाकी कोई भी एक, बाकी आप तीनों में से कोई भी नंबर वेरी कर लो, कोई भी नंबर। ओके, 10 plus 15 plus 30 like that. 10, 15, 25. 10, 25, 30 like that. हाँ, आपका मीन फिक्स रहना चाहिए बस, मतलब मीन आपका चेंज नहीं होना। मीन तो 20 रहेगा ना सर। हाँ, मीन तो 20 चार रहेगा. में से कोई भी एक नंबर फिक्स रख लो आप। Okay, let's say 10 we have fixed. हाँ 10 फिक्स करे तो 3 नंबर्स ही लेना कॉम्बिनेशन पे. हाँ, 10 फिक्स कर तो आपके पास 3 नंबर्स ही लेने का ऑप्शन है, फिर वो तीनों में से आप कुछ भी मतलब चेंज कर लीजिए, आपको 20 का आना चाहिए मीन। So 10 लिए थे. Like हाँ say example 10 plus हाँ 25 plus 30. हाँ 35 plus 65 by 3. हाँ 65 by 3 है 221.66. चलिए एक सेकंड, एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आप वो एग्जांपल करिए। ओके, सपोज आपके पास 4 नंबर्स हैं, ओके, एंड मीन उसका 5 है। Okay. वो नंबर्स क्या है आपके? ठीक है, कितने नंबर्स हो गए? 4 numbers ABCD. ठीक है, और मीन क्या है? 5. तो सम क्या रहेगा आपका? 7 by 5. मतलब एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 20 आएगा आपको। Yes. a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इज इक्वल टू 5। सो a Yeah. प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 20। Yeah. करेक्ट और रॉन्ग? Yes. अभी सो यू मस्ट हैव 4 नंबर्स दैट सम इक्वल टू 20, मतलब आपके पास कोई 4 नंबर्स चाहिए जो इक्वल टू 20 होना कुछ भी करके। करेक्ट और रॉन्ग? हाँ.
अब प्लीज ध्यान से समझिए सर. Yeah. Anything that's not a equal to 20, right? Yeah, so these four should be making 20. Now I want to suggest these four numbers freely. और मैं क्या करता हूं फर्स्ट वाले, मतलब मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं ना सर इसमें. कोई भी ले सकते. मैं फर्स्ट वाला 5 ले रहा हूं सपोज. क्या ले रहा हूं? 5 plus b. सो फर्स्ट नंबर में सजेस्ट किया 5. सेकेंड हाँ. नंबर में सजेस्ट कर रहा हूं 2. Okay. ठीक है. Okay. अच्छा, फॉर नेक्स्ट नंबर आई एम सजेस्टिंग 0. Yeah. Now fourth number D, I have not the freedom to suggest a number anymore. Yeah. Because the fourth one D must be what? Constant. वही लेना है. 13. मतलब इसको मुझे कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, बाकी इन तीनों को मैं कैसा खेलना है खेल सकता हूं. ठीक है. Okay. So now the fourth number D, I have not the freedom to suggest a number anymore because the fourth one should be 13. So you have the freedom to choose 3 of them minus 1 of them. यानी आप सिर्फ, अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं तो आप उसमें से 3 को वेरी रख सकते हैं और एक को आपको फिक्स रखना पड़ेगा. ठीक है. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया सर? 3. मतलब क्या है सर? फ्रीली अवेलेबल नंबर्स आपके पास, क्या आप फ्रीली किन नंबर्स को वेरी कर सकते हैं? एक को तो फिक्स रखना पड़ेगा ना सर. हाँ. When you have assumed first 3, the last one is fixed. There is no chance that you can take any other number except 13. So you can vary only Just 3. So that's what your degrees of freedom is. 3. That's it. Finished. ठीक है. I think अब क्लैरिटी आ गया सर आपको. हाँ अभी आ गया. That's it sir. मैं वही चीज, इससे पहले भी वही चीज 5 बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, आपको नहीं समझ में आ रहा हूँ. थोड़ा समझ. Yeah. Now it is fine. Clear. फ्रीली अवेलेबल जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल है वही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है. वही सेट ऑफ नंबर्स. अभी मैं 10 लगा के बोल रहा हूँ ना, वैसे ही आई वाज थिंकिंग आउट लाइक दैट. और 10 चलो कांस्टेंट रख देंगे बोल के. हाँ एक तो कांस्टेंट रहेगा. So how they are wearing, I'm seeing that one. Yes. तो ठीक है सर, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया ना. अभी हमको ये लास्ट पॉइंट्स करके वाइंड अप कर देंगे. सो आई डोंट थिंक डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है. इफ इट हैज मोर प्रोबेबिलिटी इन टेल्स, फैटर टेल्स, मतलब आपका टेल फैटर रहेगा. ज्यादातर डेटा आपका टेल पे रहेगा. किसका? स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन का. इसके फीचर्स है वो. और जैसे जैसे आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लार्जर होते रहेंगे, शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन more, it approaches more towards normal, more like normal distribution. Okay सर, आपका सैंपल साइज बड़ा हो गया तो वो नॉर्मली बनता ना सर, मोर देन 30. मोर देन 30 हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. या तो व्हेन कंपेयर्ड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर फ्लैटर, क्योंकि बहुत सारा डेटा आपका टेल के पास रहेगा. ओके, इट हैज फैटर टेल्स. जब आपका टेल फैटर रहेगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा होगा ना. या As degrees of freedom for T distribution increase, the shape becomes like normal distribution. मतलब जितना जितना आपके पास freely available variables बढ़ता जाएगा, वैसा वैसा ये फैटर टेल में से निकल के ऐसा होता जाएगा. नॉर्मल. ओके. तो ठीक है सर, ये तो हमारे को सब समझ में आ गया. ये वही सेम रिपीटिशन है. अच्छा, एज द नंबर, अच्छा जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा तो आप क्या कर सकते हैं? Z डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर, Z टेबल भी यूज कर सकते हैं. जैसे as the number of degrees of freedom increases without bound, the T distribution converges to standard normal distribution. That standard normal distribution is nothing but Z distribution. Yeah, standard normal distribution. Yes. So जब outliers रहेंगे तो T distribution, जब ज्यादातर मीन के पास रहेगा तो normal distribution यानी Z distribution. तो hence hypothesis testing using the T distribution makes it more difficult to reject the null hypothesis. More difficult to reject the null relative to hypothesis testing using Z distribution. मतलब क्या बोल रहा है सर कि जब आप hypothesis testing करेंगे
टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके आप नल को रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा व्हेन कंपेयर टू जेड डिस्ट्रीब्यूशन, जब बड़ा डेटा रहेगा। करेक्ट और रॉन्ग? जब बड़ा डेटा रहेगा तो हम नॉर्मल को ही चूज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जेड डिस्ट्रीब्यूशन को ही चूज करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट जेड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो ज्यादा फीजिबल रहेगा हमारे लिए। ओके ओके, सो अभी ये यहाँ तक हम छोड़ देते हैं सर, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में देख लेते हैं। ठीक है, आज खत्म कर देंगे क्या इवनिंग लेके? सर आपको तो वैसे रहता सर, मेरे को दूसरे क्लासेस भी बहुत है आज। नहीं मेरे को भी सर, क्यों नहीं है, मेरे को भी खत्म करना है सर, मेरे को भी तो फिनिश करना है। कल वीकेंड ना, तो प्रेशर है कल वीकेंड ना, तो एक बार बट मेरे स्ट्रेच करके 2-3 मुश्किल होगा आवर्स सर आज, लेके। मेरे को मुश्किल होगा। What I can do is Sunday I can stretch। आज तो मैं इम्पॉसिबल है सर, अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो आई लेट यू नो सर, आई विल टेक। या बिकॉज़ थोड़ा ही ना, थोड़ा एंडिंग पे आ गया है सर, लेकिन मेरे को भी दूसरे क्लासेस है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जस्ट आई एम सेइंग, और else tomorrow I'll wind up sir। now whatever the session I'll take, that will be the last session for this। अब उससे ज्यादा स्ट्रेच तो नहीं होगा ये। हाइपोथेसिस ज्यादा है ना, इसलिए बोल रहा हूं, टेक टाइम फॉर दैट। नहीं सर, 2 या 3 क्लासेस में हो जाता, क्योंकि इतना सारा बेसिक्स क्लियर हो गया ना, फटाफट आगे निकल जाते हैं। ठीक है इसमें आगे का पढ़ाने का कुछ है भी नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट सेशन लूंगा तो फिनिश कर दूंगा उसको। या क्या मेरे को क्या है बोले तो मंडे से फ्रेशली दूसरा टॉपिक चले जाएंगे, इसलिए आई एम थिंकिंग लाइक दैट, मंडे से कॉर्पोरेट in the next session। Okay sir? Hello? या कम अगेन। No, let us finish this in next session बोल रहा हूं मैं। ठीक है Once we finish this, then we can go for the hypothesis testing and then we can wind up। ठीक है, Okay? ठीक है Okay sir, then tomorrow we'll take at 4 p.m। Okay, yeah, see you. Yeah, bye।